और ये कहते ही हरकल शाम को हमेशा के लिए छोड़कर अपने कैपिटल इस्तांबुल चला गया। इस जंग के बाद शाम में मुसलमानों को फ्री हैंड मिला कि वो जहां भी जाना चाहे जा सकते थे, लेकिन मुसलमानों ने रोमन एम्पायर के कैपिटल तुर्की जाने के बजाय अपनी सारी फौज इस जंग के कुछ ही दिनों बाद एक दूसरी सिटी की तरफ मोड़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस तरह रिएक्शन देने आ रहे हैं द कोहिस्तानी चैनल का नाम है इनके दोस्तों, और इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों के चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों ये सीरीज़ हम चला रहे हैं खालिद बिन वलीद। दोस्तों ये खालिद बिन वलीद की सीरीज़ का या 13वां पार्ट इंशाअल्लाह ने चाहता हम लोग देखेंगे, और इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और जिन हज़रात ने भी इसके पूरे पार्ट नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल में जाके पूरे शुरू से लेके एंड तक देख सकते हैं। बड़ी बेहतरीन सीरीज़ है ये खालिद बिन वलीद के ऊपर दोस्तों, और मुकम्मल सीरीज़ है दोस्तों। ये खालिद बिन वलीद की ताकत, उनकी बहादुरी के बारे में, जब वो मुसलमान नहीं हुए थे यानी कि ईमान नहीं लाए थे, उससे पहले भी वो बहुत बहादुर थे, तमाम जंगों में लड़े हैं और वो सब में जीत हासिल की है। और जब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया तो फिर वो जंग में एकदम इन्वॉल्व हो गए और बस हर तरफ फ़तेह फ़तेह उस इस्लामी हुकूमत फैलती चली गई। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के दौर में समझ लीजिए बहुत लंबी सल्तनत कायम की, और खालिद बिन वलीद को अल्लाह प्यारा का पास ने सैफुल्लाह का खिताब दिया, यानी कि अल्लाह की तलवार। तो आइए ये 13वां पार्ट खालिद बिन वलीद की सीरीज़ का हम देखेंगे, फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगा करे तो शेयर ज़रूर किया करिए और लाइक किया करिए, और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए अगर आपको और कोई सीरीज़ देखनी है तो चलिए बिना देरी पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। मुसलमानों की फौज और पीछे हटने से रुक गई और अपनी जगह पर मजबूती से खड़ी हो गई, और उसी टाइम खालिद बिन वलीद अपनी फौज लेकर मुसलमानों की राइट साइड की हेल्प के लिए पहुंचे, और फिर आमिर इब्न आस और खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मिलकर रोमन एम्पायर की फौज को वापस धकेल दिए और वहीं पर वापस लेके आए जहां से जंग शुरू हुई। अब जब जंग दोबारा नॉर्मल हुई तो अचानक मुसलमानों की लेफ्ट साइड, जिसे यजीद बिन अबू सुफियान लीड कर रहे, और बर्दाश्त ना कर सकी, और ये भी बिल्कुल उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता अपने कैंप्स तक पहुंच गए, जहां एक बार फिर मुसलमान औरतों ने तलवार उठाकर रोमन एम्पायर के खिलाफ जंग में शामिल हो गए, और बाकी औरतें फिर इन पर पत्थर फेंकने लगे और कुछ ऐसी पोइट्री करने लगे जिससे मुसलमानों का हौसला बढ़ सके। और कहा जाता है कि इन औरतों में से एक हिंदा भी थी जिन्होंने जोर से एक पत्थर अबू सुफियान की तरफ फेंका और कहा कि अब जाकर अपने उन गुनाहों को साफ करो जो तुमने इस्लाम लाने से पहले किए थे। इस सब के बाद ये फौज भी अपनी जगह पर स्टेबल हो गई। तो ये देखकर खालिद बिन वलीद अगेन राइट साइड से फुल स्पीड लेफ्ट साइड की मदद के लिए अपनी फौज के साथ दोबारा पहुंचे, और फिर इस फौज को भी पीछे हटाकर जंग दोबारा वही ले गए जहां से शुरू हुई। और फिर थोड़ी देर शाम होने के बाद रोमन फौज विदाउट गेनिंग एनीथिंग वापस अपने कैंप्स की तरफ चली गई। यरमुक के तीसरे दिन रोमन एम्पायर ने दोबारा मुसलमानों पर हमला किया, और अगेन थोड़ी सी जंग के बाद उसी तरह मुसलमानों की राइट साइड दोबारा पीछे हटने लगी। लेकिन इन्हें इस बार ऑर्डर्स दिए जा चुके थे कि पिछले दफा की तरह सीधी लाइन में पीछे नहीं हटना, बल्कि एक स्पेसिफिक एंगल में हटना है, ताकि रोमन्स की पूरी फौज दो में डिवाइड हो जाए और खालिद बिन वलीद सेंटर से इन पर हमला कर सके। तो मुसलमान फौज ने भी एग्जैक्टली ऐसा ही किया। इसी तरह मुसलमान और रोमन्स शाम तक लड़ते रहे और दोनों साइड से बहुत सारे लोग मारे गए, और शाम होते ही रोमन फौज दोबारा अपने कैंप्स की तरफ वापस चली गई। जंगी यरमुक का चौथा दिन इस जंग का सबसे खतरनाक दिन था, जिसे आज भी द डे ऑफ लॉस्ट आइज कहा जाता है। इस बार रोमन जनरल वाहान ने अपनी स्ट्रेटेजी बिल्कुल बदल दी और सुबह होते ही सिर्फ अपनी लेफ्ट साइड की फौज को मुसलमानों पर हमले का हुक्म दिया और दूसरी फौज को आहिस्ता आहिस्ता लेकर आगे बढ़ने लगा। वाहान का यह प्लान बहुत ही जबरदस्त था, क्योंकि कुछ ही देर के बाद अगेन मुसलमानों की राइट साइड जंग से पीछे हटने लगी। खालिद बिन वलीद ने यह देखकर सिचुएशन संभालने के लिए अबू उबैदा और यजीद को हुक्म दिया कि यही खड़े रहने के बजाय तुम रोमन फौज पर हमला कर दो, और खुद राइट साइड पर मुसलमानों की मदद के लिए पहुंचे। अबू उबैदा और उसकी फौज ने आगे जाकर रोमन एम्पायर को काफी देर तक रोका रखा, और काफी देर तक जंग इसी तरह चलती रही। आखिर रोमन जनरल ने अपने आर्चर्स को आगे किया और उन्होंने अबू उबैदा की फौज पर तीर बरसाना शुरू कर दिया, जिससे बहुत सारे मुसलमान शहीद हुए, और जो मुसलमान बच गए उनमें से 700 लोगों के आंखों में तीर लगी, जिससे वो ऑलमोस्ट ब्लाइंड हो गए, जिससे मजबूरन अबू उबैदा की फौज आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगी। अब चौथे दिन पहली बार मुसलमानों की राइट और लेफ्ट दोनों फौजें इतने पीछे चली गई कि दोनों फौजें अपनी कैंप्स तक पहुंच गई, और वहां एक बार फिर औरतों ने अपने कैंप से निकलकर तलवार उठाकर रोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया, और बाकी औरतों ने दोबारा मुसलमानों पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिए ताकि उनकी अरब गैरत जाग सके। यरमुक के इस जंग में मुसलमान औरतों के इस रोल से बाद में एक मुसलमान सोल्जर ने यह भी कहा कि उस दिन यरमुक के दिन हमें रोमन एम्पायर की फौज से इतना डर नहीं लगता जितना इन औरतों की बातों और पत्थरों से लगता था। इसी तरह मुसलमानों की फौज रोमन एम्पायर से बहुत छोटी होने के बाद भी अपनी जगह पर मजबूती से खड़ी हो गई,
जिस पर रोमन सोल्जर्स भी हैरान थे कि हम इनसे इतना ज्यादा होने के बाद भी इन्हें आखिर क्यों पीछे नहीं हटा पा रहे। और आखिर कुछ ही देर बाद शाम हो गई और रोमन फौज 2 लाख होने के बावजूद अब तक कुछ हासिल ना कर सके और मजबूरन उन्हें जंग से पीछे हटना पड़ा। रोमन एम्पायर की फौज और जनरल का ख्याल था कि ये ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन की लड़ाई होगी, लेकिन मुसलमानों के हौसले और जज्बे को देखकर रोमन एम्पायर का मोराल बिल्कुल डाउन हो गया। मुसलमानों को भी इस चौथे दिन सबसे ज्यादा नुकसान हुआ और जब मुसलमान अपने शहीदों को जंग से उठाने के लिए गए तो उन्हें इन्हीं शहीदों में से इकरमा बिन अबू जहल भी मिला, जो इस जंग में बहुत बहादुरी से लड़े थे और जंग के दरमियान ही शहादत की कसम उठा चुके थे। मतलब कितनी अजीब बात, ये इकरमा अबू जहल का बेटा था जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था और अब उसी अबू जहल के बेटे ने इस्लाम के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दी थी। चौथे दिन के बाद रात को वाहान ने अपने सारे जनरल्स की मीटिंग बुलाई और पूछा कि ये आखिर क्या हो रहा है, हम क्यों नहीं जीत पा रहे। तो उसे बताया गया कि मुसलमान तो पीछे हटने वाले नहीं है और अब हमारी फौज भी बहुत ज्यादा थक चुकी है और लड़ाई के काबिल नहीं रही। तो अपने सारे जनरल्स के मशवरे से वाहान ने आखिर एक फैसला किया। 5वां दिन शुरू होते ही मुसलमान बिल्कुल रेडी जंग के लिए खड़े थे, लेकिन उस दिन रोमन एम्पायर ने हमला किया ही नहीं, बल्कि अपनी तरफ से एक मैसेंजर मुसलमानों की तरफ भेजा जिसने खालिद बिन वलीद को बताया कि रोमन फौज अब और जंग नहीं करना चाहती, तो बस हम इस जंग को इधर ही खत्म कर देते, किसी और दिन फिर दोबारा लड़ लेंगे। मुसलमान इसके बाद भी उसी तरह अपनी लाइंस बनाकर खड़े रहे, लेकिन 5वें दिन कोई लड़ाई नहीं हुई। तो खालिद बिन वलीद ने अपने सारे जनरल्स को मीटिंग के लिए बुलाया और उन्हें रोमन्स की इस ऑफर के बारे में बताया। तो कुछ जनरल्स ने बताया कि सिर्फ रोमन्स ही नहीं बल्कि मुसलमान भी काफी थक चुके हैं, तो हमें चाहिए कि हम इस ऑफर को मान लें। लेकिन अबू उबैदा और खालिद बिन वलीद दोनों की राय ये थी कि जंग तो अभी सिर्फ शुरू हुई है। तो सारों की बातें सुनने के बाद खालिद बिन वलीद खड़े हुए और उन्हें बताया कि अब तक हमारी स्ट्रेटेजी यही थी कि हम इन पर हमला नहीं करेंगे और अपनी जगह पर खड़े रहकर सिर्फ इन्हें थकाएंगे, और जब ये लड़ लड़ कर थक जाएंगे तब हमारी असल गेम शुरू हो। तो खालिद बिन वलीद ने रोमन जनरल की ऑफर रिजेक्ट कर दी और सारी मुसलमानों की फौज को हमले के लिए रेडी रहने का हुक्म भेजा। छठे दिन रोमन फौज के बजाय एक यंग रोमन वॉरियर ग्रेगरी, जो बहुत ही पावरफुल सोल्जर था, अपनी फौज से सामने आया और मुसलमानों के जनरल को चैलेंज किया। तो पहली बार अबू उबैदा इब्न जर्राह उससे जंग के लिए आगे बढ़े, लेकिन खालिद बिन वलीद ने एकदम उन्हें रोक दिया कि आपकी उम्र 50 साल के करीब है, आप कैसे इस यंग लड़के से लड़ पाएंगे। तो अबू उबैदा ने जवाब दिया कि अगर मैं नहीं गया तो लोग कहेंगे कि मुसलमानों का जनरल एक छोटे से लड़के से डर गया, और इन केस अगर मैं इस लड़ाई में शहीद हो जाऊं तो मैं तुम्हें खालिद को अपने बाद आर्मी चीफ नॉमिनेट करता हूं। यह कहकर अबू उबैदा मुसलमानों की फौज से आगे बढ़े और लड़ाई शुरू हुई। काफी देर लड़ाई होने के बाद आखिर ग्रेगरी लड़ाई छोड़कर अपनी फौज की तरफ भागने लगा, लेकिन यह सिर्फ एक ट्रिक। जैसे ही अबू उबैदा उसके पीछे गए, उसने एकदम पीछे मुड़कर तलवार से फुल स्पीड उनकी तरफ वार की, लेकिन एट द लास्ट सेकंड अबू उबैदा ने उसे डॉज कर अपनी तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दी। ये देखकर पीछे खड़े खालिद बिन वलीद जोर से अल्लाहु अकबर का नारा लगा और उन्हीं के साथ पूरी मुसलमान फौज नारे लगाने लगी। और इसी के साथ खालिद बिन वलीद ने 6 दिनों के बाद पहली बार मुसलमानों की फौज को रोमन एम्पायर पर हमले का हुक्म दिया। अबू उबैदा अपनी जगह पर ही खड़े रहे और पीछे से मुसलमानों ने उन्हें ज्वाइन करके रोमन एम्पायर पर हमला कर दिया और मुसलमानों की फौज फुल स्पीड आकर रोमन एम्पायर की फौज से टकरा गई। लेकिन मुसलमानों की इस सारी एक्साइटमेंट और जज्बे के बाद भी रोमन एम्पायर की फौज मुसलमानों से इतनी ज्यादा थी कि मुसलमान उन्हें ज्यादा कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए और काफी देर तक जंग इसी तरह चलती रही और बहुत सारे मुसलमान शहीद होने लगे। और आहिस्ता आहिस्ता ऐसा लगने लगा कि खालिद बिन वलीद ने यह हमला करके बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि अब यहां से पीछे जाना भी इम्पॉसिबल था। रोमन जनरल वाहान भी खालिद बिन वलीद की इस गलत स्ट्रेटेजी को देखकर बहुत खुश हुआ और मुसलमानों की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। लेकिन अचानक उसने देखा कि खालिद बिन वलीद अपने घोड़े पर अकेले मुसलमानों की राइट साइड पर फुल स्पीड भागने लगा। लेकिन उसने सोचा कि अकेले ये एक शख्स हमारा क्या बिगाड़ लेगा। किसी को पता नहीं था कि खालिद बिन वलीद आखिर अपने घोड़े पर कहां जा रहे हैं। जैसे ही खालिद बिन वलीद मुसलमानों को क्रॉस करते हुए पहाड़ के करीब पहुंचे तो अचानक आउट ऑफ नोवेयर पहाड़ के पीछे से 8000 हॉर्समैन फुल स्पीड खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ शामिल हो गए और इन 8000 हॉर्समैन ने रोमन एम्पायर की फौज पर राइट साइड से हमला कर दिया। अब इसका किसी को पता नहीं था। जंग से एक रात पहले ही खालिद बिन वलीद ने इन 8000 हॉर्समैन को इस पहाड़ के पीछे भेजा था और इन्हें ऑर्डर्स दिए थे कि जब तुम मुझे अपने घोड़े पर फुल स्पीड भागता हुआ देखो तो यही तुम्हारा हमला करने का सिग्नल है। ये 8000 हॉर्समैन बहुत तेजी से रोमन एम्पायर की फौज को क्रश करने लगे। ये देखकर रोमन एम्पायर की सारी फौज में खौफ फैल गया, जिससे रोमन एम्पायर की फौज आहिस्ता आहिस्ता जंग छोड़कर हर तरफ भागने लगी और मुसलमान इनका पीछा करने लगे। ये फौज जंग से फुल स्पीड इस पुल की तरफ भागी जो इनके भागने का मेन रास्ता था।
लेकिन जैसे ही ये फौज पुल के करीब पहुंची, उन्होंने देखा कि यहाँ भी पहले से मुसलमान फौज का एक डिवीजन खड़ा है और इन्हें भी एक रात पहले खालिद बिन वलीद ने इस फौज से छुपाकर पीछे ब्रिज के पास खड़ा किया था। मतलब खालिद बिन वलीद की कैलकुलेशंस इतनी पावरफुल थी कि उन्हें पता था कि ये जंग तो मैं जीत जाऊंगा, लेकिन जंग हारने के बाद जब रोमन्स भागेंगे तो मैं इन्हें भागने भी नहीं दूंगा। और कहा जाता है कि जब खालिद बिन वलीद ने यह मंजर देखा तो उन्होंने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद की और अल्लाह का इस अजीम फतह पर शुक्रिया अदा किया और फिर अपनी आंखें खोलकर सबसे पहले पूछा कि वाहान किधर है। तो उन्हें बताया गया कि वाहान तो यहाँ से भाग चुका है। तो खालिद बिन वलीद भी फुल स्पीड उसके पीछे गए और कुछ ही देर में उसे पकड़कर मार दिया। इस जंग यरमुक को बैटल ऑफ द सेंचुरी कहा जाता है, जिसने दुनिया की तारीख को हमेशा के लिए बदल दिया, क्योंकि इस जंग से पहले शाम और इस सारे इलाके में लोग ग्रीक और अरामीक जबान बोला करते थे, लेकिन इस जंग के बाद अगर आज तक देखा जाए तो यहाँ के लोग अपनी जबानें छोड़कर आज अरबी जबान बोलते हैं। और ये इलाका शाम, जो एक जमाने में क्रिश्चियनिटी का सेंटर हुआ करता था, आज पूरा का पूरा मुसलमान है। अब सिर्फ इमेजिन करें, जब इस फतह की खबर मुसलमानों की कैपिटल मदीना पहुंची होगी तो वहां के सारे मुसलमान कितने खुश हुए होंगे। बट एट द सेम टाइम जब इस जंग के हार की खबर रोमन एम्पायर के बादशाह हरकल तक पहुंची तो उसने अंताकिया में आखिरी बार खड़े होकर शाम की तरफ देखा और कहा, ए शाम की जमीन, मैं तुम्हें सलाम पेश करता हूं। तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत जमीनों में से एक हो, लेकिन अफसोस आज के बाद हम दोबारा यहां कभी भी नहीं आ सकेंगे। और ये कहते ही हरकल शाम को हमेशा के लिए छोड़कर अपने कैपिटल इस्तांबुल चला गया। इस जंग के बाद शाम में मुसलमानों को फ्री हैंड मिला कि वो जहां भी जाना चाहे जा सकते थे, लेकिन मुसलमानों ने रोमन एम्पायर के कैपिटल तुर्की जाने के बजाय अपनी सारी फौज इस जंग के कुछ ही दिनों बाद एक दूसरी सिटी। तो दोस्तों, यह था हमारा एक्शन जो आपने देखा खालिद बिन वलीद का सीरीज़ का 13वां पार्ट आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट किया है। अब इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ 14वें पार्ट में हम आपसे मुलाकात करेंगे। उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा, जिन हजरात ने भी इस सीरीज़ के पार्ट शुरू से ना देखे हों वो मेरे चैनल में जाके शुरू से लेकर एंड तक देख सकते हैं, क्योंकि बड़ी अहम सीरीज़ है दोस्तों। खालिद बिन वलीद एक बहुत अच्छे बेहतरीन जनरल थे समझ लीजिए, और उनकी क़यादत में जो भी जंगें लड़ी गई सब जीते। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जितनी जंग लड़ी सब जीते, कभी कोई जंग नहीं हारे। तो खालिद बिन वलीद एक ऐसी शख्सियत है दोस्तों जो बड़े नामी गिरामी हैं और बहुत अच्छे काबिल इंसान हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर जरूर करिएगा। हम मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।